कोई हमारी शक्ल के लिए नहीं, हमारे से खूबसूरत लोग मौजूद हैं श्रीनगर के अंदर। और आप ये इंसाफ का दामन मजबूती से पकड़ कर रखें ताकि लोग अपनी ज़मीनें बेचकर हमारे मुल्क में आएँ। और ये हमने हज़ारों साल की मेहनत से ये मुआशरा कायम किया है, आप भी उनकी नकल करें। आप अपने शहरों के अंदर इंसाफ कायम करें। जब आपके शहरों में इंसाफ नहीं है, आपके थानों में इंसाफ नहीं है, आप उन लोगों को कैसे अपने पास शामिल करेंगे? जो इलाका आपको 47 में दिया गया, आपने उसका क्या हशर किया? उसके जंगल काट दिए, उसके दरिया बेच दिए, उसका पानी बेच दिया। तो गरीब लोगों के खून चूस कर जो लीडर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आते हैं डबल डोर, तो आप उनको सलूट करते हैं जी डबल डोर वाला सर। आप पत्थर मारे नहीं तो उनकी तरफ थूके, अगर आपसे कुछ नहीं होता उनके मुंह पर थूके। जैसे बर्मिंघम में और शमीम ने वो जूता फेंका है जरदारी की तरफ। पता है जरदारी की तरफ जब उसने जूता फेंका क्या हुआ है? वो खड़ा होकर देखने लगा कि मेरे सपोर्टर निकलेंगे। 4 नौजवान निकले, उन्होंने कहा जरदारी दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा शमीम को कि तुमने थप्पड़ क्यों मारा है, ये सदर है। ठीक है, आप लोग देखो ना, आप किसी एक डीसी को इधर जाके कुछ कहो, हज़ारों सिपाही आपको मारने के लिए दौड़ेंगे। हमारे में ये कसूर है कि हम हक और इंसाफ की पहचान भूल चुके हैं। हमें ये नहीं पता है कि हक क्या है, हमें ये नहीं पता है इंसाफ क्या है। हम लोग सब जो है अपने रास्ते से भटके हुए, कहते हैं टोले, ये हजूम, एक ऐसा हजूम है। कचहरी में जाकर देखो, शहादतें बिकती हैं, शहादतें, और मोबाइल फ़ोन देते हैं कि शहादत दरवानी है तो हमें मोबाइल फ़ोन करो। इस माशरे का क्या हाल है? इसको छोड़ो, फोर को छोड़ो, इसको देखो यहाँ क्या जुल्म का मैं जो आग मची है। आप जो भी गुफ्तगू हुई है, अगर इसके ऊपर आप कुछ अपना डॉक्टर मुहम्मद चीफ एडिटर मनामा कश्मीर इंटरनेशनल। सर जितनी गुफ्तगू हुई है मानी फेज गुफ्तगू हुई है, मैं मुख्तसर अल्फाज में इतना कहूँगा कि आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम का एहतमाम करने पर। असल में मेरे जहन के मुताबिक उस वक्त 4 अक्टूबर ज़रूरी था जो हुकूमत बनी है जिन उस वक्त के लिहाज से। अब हमें तमाम जमातों को, तमाम बरादरियों को मिलकर हमें कश्मीर के लिए सोचने की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि याराना जहाँ, कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। तो इसके लिए हमें इस यकीन के साथ कोशिश करनी चाहिए और इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी की उम्मीद हमें इसके साथ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है, मतलब काफ़ी बातें आई हैं। जो देखिए 4 अक्टूबर के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसका एक पस मंज़र भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो उसके नतीजे में जो और अमल हुए, जैसे कि 24 अक्टूबर वाली उन्होंने फिर दोबारा से एक बनाई। तो मैं समझता हूँ कि जो तकरीबन जो भी बातें डिस्कस हुई हैं, कोई ऐसी बात इरेलेवेंट मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आई। सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, लेकिन क्योंकि हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, हम जो रहते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है कि हम बैठ के लॉजिकली किसी चीज़ को डिस्कस करें। ज़्यादातर तो यहाँ पे दस्तूर यही है कि जी ये फ़लाने सियासतदान है, जलसा है, नारे लगाने हैं वगैरह वगैरह। फिर वो जो उनकी बात होती है वो ज़ाहिर है मफादात के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। ज़ाहिर है जिन लोगों को मफादात वाबस्ता होते हैं वही पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखिए और भी बहुत सारी बातें हैं। मसला ये है ना कि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। एक तो तारीख़ के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आए। अब मसलन 24 अक्टूबर की जो गवर्नमेंट बनी थी उसके बारे में ज़्यादा जिक्र आ रहा है, 4 अक्टूबर का काम, ठीक है। तो अगर 2-2 मिनट जो है ना, इसी अगर मैं सवाल करूँ और 2-2 मिनट की आदमी जो है ना जो इसके ऊपर कुछ कहना चाहे, 4 अक्टूबर 24 अक्टूबर इनको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि 24 अक्टूबर को दोबारा से बनाएं। इसमें एक और बात सिर्फ ये करूँगा कि जहाँ तक मेरा इल्म है कि जो 4 अक्टूबर को इन्होंने बनाई थी, इसके बारे में कोई ख़ास एजेंडा पब्लिक के सामने नहीं आया। लेकिन जो 24 अक्टूबर की इन्होंने बनाई थी उसमें उन्होंने ये वाज़े किया था कि ये नॉन कम्युनल गवर्नमेंट है, यानी कि इसमें काबीना में हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे और हमारे ताल्लुकात इंडिया पाकिस्तान दोनों के सामने बराबर के रखने हैं। ये कुछ चीज़ें 24 वाले अक्टूबर वाले में वाज़े हुई थी जो 4 अक्टूबर से नहीं हुई, ठीक है। तो बेसिकली सवाल ये है 4 अक्टूबर 24 अक्टूबर उनको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि 24 अक्टूबर को दोबारा से वो बनाए।
اس میں میرے خیال میں جو پالیسی ہماری بن رہی ہے وہ یہی ہے کہ اگر فرض میں اس کو مان لیا جائے کہ 4 اکتوبر کی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی 24 کی بھی انہوں نے بنائی. اس کے پیچھے جو ان کی لاجک تھی وہ یہی تھی کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جو قراردادیں ہیں قرارداد ہے 13 اگست والی. دیکھیں اس وقت تک تو کوئی پیش یونائٹڈ نیشن میں کچھ پیش نہیں ہوا تھا. اسی کو کنفیوز کرنے کے لیے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کل یہ لوگ انٹرنیشنل لیول پہ جو اقوام متحدہ بنی ہوئی ہے وہاں یہ جائیں گے, لہٰذا ان کو پہلے ہی اتنا کنفیوز کر دو کہ جب وہ وہاں پر جائیں تو ان کو جب ہم مزید کنفیوز کریں تو ہماری بات کو مان لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 13 اگست کو جب یہ بنی قرارداد پاس ہوئی یونائٹڈ نیشن میں, تو اگر اقوام متحدہ ہماری قومی آزادی کی حمایت کرتی تو اس کو 5 جنوری والی قرارداد اس میں امینڈمنٹ نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جن لوگوں نے ہماری نمائندگی کی وہ بھی کشمیری نہیں تھے, وہ پاکستان اور ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہم کو کنفیوز کیا. یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے, ابراہیم صاحب ہوٹل میں سوئے ہوئے تھے, شہاب الدین وہاں اور شیخ عبداللہ آئیں گے. انکل آپ کے پاس آئیں گے. ایکچولی 22 سے 24 تک کا جو ہے نا مطلب 2-3 دن, جی جی, اب اس میں جو علاقے ان کے پاس ہے ان کو ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ تو چاہیے تھا کسی نہ کسی شکل میں. یعنی فوری طور پہ کچھ ایسا انتظام تو تھا نہیں کہ ریاست کے لوگوں کا ایک ڈیسیژن ان کے لیے آ جاتا. یعنی جو پرنسلی اسٹیٹس کے بارے میں ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ تو یہ تھا نا کہ یہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے یا یہاں کے حکمران فیصلہ کریں گے, وٹ ایور, مطلب جو جس پہ بھی ایگری تھے. تو ابھی ایسی کوئی سچویشن تو کشمیر کے حوالے سے پیدا نہیں ہوئی تھی. تو جو پاکستان کی یہاں سے مداخلت تھی اس کے بعد انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ قائم کرنا تھا باقاعدہ سے. تو 4 انہوں نے نام یہ دیا کہ وہ جو 4 والی گورنمنٹ تھی اس کو ہم دوبارہ سے اس کی تشکیل نو کر کے اس کو باقاعدہ ایک گورنمنٹ کی شکل جو ہے وہ انہوں نے دینے کی کوشش کی. ری آرگنائزیشن ہو گئی اس کی 4 اکتوبر والی کی ری آرگنائزیشن ہو گئی. یعنی کہ انہوں نے اس کو ایک طرح سے تسلیم بھی کیا. کہتے ہیں کہ بعض چیزیں جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ مطلب جب آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو تو کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں آپ سے جو جس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں اس کے فائدے میں چلی جاتی ہیں. تو مطلب جو یہ گورنمنٹ تھی آزاد گورنمنٹ, یہ کسی نہ کسی شکل میں ہماری ایک علیحدہ حیثیت کو تسلیم بھی کرنے کی ایک وہ تھی. یعنی اگر ہماری ایک علیحدہ حیثیت نہ ہوتی تو ہماری ایک ریپبلکن الگ سے گورنمنٹ نہ بنتی نہ بناتے, اور اس کے لیے یہ الفاظ نہ استعمال کرتے کہ بھائی یہ ایک ایسی نمائندہ گورنمنٹ ہے جو باقی ریاست کے علاقے ہیں ان کے لیے بھی یہ کام کرے گی, ان کی آزادی کے لیے بھی یہ کام کرے گی. تو بیسیکلی یہ تو تشکیل نو تھی اس کی, جس طرح ہم سمجھتے ہیں. ایسا وہ نہیں تھا کہ مثلا کیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ اس میں پھر لوگ ایسے ڈالے گئے یا ایسا اس کا انتظام کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو ہے وہ ہمارے اس کی وہ کریں, اور پھر اسی کے نتیجے میں پھر آگے جا کے تو انہوں نے گلگت بلتستان والا وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ کروایا اسی طرح کے لوگوں سے, اور وہ اس کا اپنے ساتھ وہ شامل کروایا. تو یہ تو تشکیل نو ہی تھی اس کی. 4 اکتوبر 24 اکتوبر جو سامنے دکھایا نا, 24 اکتوبر کا جو ڈکلریشن جاری کیا ہے بات جاری رکھیں. میں وہ نذیر انجم صاحب جاری رکھیں, ویڈیو پہ آ رہا ہے. یہ السلام علیکم, نذیر انجم صاحب بات کر رہے ہیں. ہاں جی, سوئی 6 بجے آپ کو فون کیا تھا, بجلی چلی گئی تھی. چلو کوئی بات نہیں, ہاں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اچھا میں آپ کو سنیں نا, میں ابھی آپ کو لاؤڈ اسپیکر پہ ڈال رہا ہوں. یہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہی 4 اکتوبر 1947 کو. اچھا چلو کوئی بات نہیں. تو ابھی میں لاؤڈ اسپیکر پہ لگا رہا ہوں آپ کو, تو آپ نے کوئی 5-1 منٹ 4 اکتوبر 1947 کے حوالے سے اس کا پس منظر اور اس دن کیا ہوا تھا, اس کی سگنیفیکنس, اس کے اوپر تھوڑی سی پلیز آپ روشنی ڈالیں گے. ٹھیک ہے, میں 1 سیکنڈ جی بات کریں آپ. جی
थोड़ा सा इसके नज़दीक ले आए। जी बात करें आप। जी अजीज हम वतनों में आपको आज के इस दिन की अहमियत बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। 4 अक्टूबर का दिन जो है ये कश्मीर की तारीख में खसूसी अहमियत रखता है जी, इसलिए कि 4 अक्टूबर को डोगरा राज के खिलाफ बगावत करते हुए हमारे कुछ सियासी अकाबरीन ने एक आज़ाद हुकूमत तश्कील दी थी जी, ये हुकूमत जो है ये सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने खुद मिलकर बनाई थी। इसमें किसी दूसरे मुल्क का कोई अमल दखल नहीं था। अच्छा, इसका ऐलान जो है वो 4 अक्टूबर को गुलाम नबी गिलकार साहब ने किया था जी, ऐलान। ये रावलपिंडी के एक होटल में इसका ऐलान किया गया था जी, और वो तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए श्रीनगर चले गए जहाँ वो गिरफ्तार हो गए और वापस फिर बाद में कैदियों के तबादले में आए जी, तो मगर वो जो हुकूमत थी 4 अक्टूबर वाली वो एक रिपब्लिक थी जी, उसमें रिपब्लिक ऑफ कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जी, उसमें जम्मू कश्मीर की आर्मी अपनी थी, डिफेंस मिनिस्टर अपना था, वज़ीर ख़ारजा अपना था और किस तरह एक आज़ाद मुल्क होता है। जी, बाद में चूंकि वो गिरफ्तार हो गए जी, तो वापस इधर नहीं आ सके, लेकिन ये जो 4 अक्टूबर वाला ऐलान है ये उस दौर के तमाम अखबारात ने बड़ा वाज़ेह तौर पर शाया किया हुआ है। लाहौर के अंग्रेजी अखबार दी लाइट ने भी शाया किया हुआ है, स्टेट्समैन ने भी शाया किया हुआ है, पाकिस्तान टाइम्स ने भी शाया किया हुआ है। तो मगर हुआ ये कि चूंकि वो उधर गिरफ्तार हो गए वो वापस नहीं आ सके जी, तो दरमियान में फिर हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लियाकत अली खान की हिदायत पर जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तश्कील 9 की गई। अच्छा, जो 24 अक्टूबर का जो ऐलान है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये 4 अक्टूबर को बनने वाली हुकूमत ही का तसलसल है जी, और उसी की तश्कील 9 की जाती है। ठीक है, यानी उसमें ये एतराफ़ किया गया है, तस्लीम किया गया है कि बुनियाद जो है वो 4 अक्टूबर को रखी गई। जी, यानी ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर का जो यौम तासीस है ये 4 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर नहीं है। जी, 24 अक्टूबर वाले ऐलान में उसकी पहले की 4 अक्टूबर की हुकूमत जो बनाई गई थी उसी हुकूमत की तश्कील 9 की गई। जी, तो हुआ ये कि ये हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लियाकत अली खान की हिदायत पर पिंडी डिवीजन के कमिश्नर ख्वाजा अब्दुल रहीम ने जी, बनाई थी। ठीक है, और ये जो 24 अक्टूबर का ऐलान है ये पिंडी डिवीजन के कमिश्नर ख्वाजा अब्दुल रहीम ने अपने हाथों से खुद ड्राफ्ट किया था और अपने स्टेनो से टाइप करवाया था। ठीक है, और इसके बाद जो पिंडी डिवीजन के कमिश्नर है ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब वो और जनरल अकबर की बेगम नसीम शाहनवाज, जी, जी, ये वही जनरल अकबर हैं जिनकी किताब है रेडर्स इन कश्मीर। बिल्कुल ठीक है, जो कबायली हमले में वो, जी, उस जी, वक्त ये ब्रिगेडियर थे, बाद में मेजर जनरल हो गए थे। जी, उस वक्त ये 47 में ये ब्रिगेडियर थे। ठीक है, ये चूंकि जंग जारी थी और ये मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेके जंग की निगरानी वानी करते मसरूफ थे, जी, तो इनकी बेगम जो है नसीम शाहनवाज वो पढ़ी लिखी खातून थी। जी, वो जो है पिंडी डिवीजन का कमिश्नर और बेगम नसीम शाहनवाज जो है ये दोनों सबसे पहले गए थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर चौधरी हमीदुल्लाह साहब के पास। ठीक है, ये उन्हें सदर बनाना चाहते थे जी, 24 अक्टूबर वाली हुकूमत का। अच्छा, लेकिन चूंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमला जो है वो 18 जुलाई को मुतफिका तौर पर खुद मुख्तारी की करारदाद मंजूर कर चुकी थी और वो इजलास जो है वो उसी चौधरी हमीदुल्लाह की सदारत में हुआ था। जी, चौधरी हमीदुल्लाह साहब उस वक्त कानून साज असेंबली के मेंबर भी थे, जी, असेंबली के अंदर चीफ विप थे। ठीक है, इसके अलावा वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायम काम सदर भी थे। सदर तो चौधरी गुलाम बाज साहब थे लेकिन वो जम्मू जेल में कैद थे। ठीक है,
तो उनकी अदम मौजूदगी में ये कायम काम सदर थे। ठीक है। तो 18 जुलाई को जो खुद मुख्तारी की करारदाद की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमला ने मुतफिका तौर पर उस इजलास की सदारत इन्हीं नहीं की थी जी, चौधरी अमीदुल्लाह साहब नहीं की। तो हुकूमत पाकिस्तान का ख्याल ये था कि इसे जब हम सदर बनाएंगे आजाद कश्मीर का जी, तो ये शायद इधर पाकिस्तान की हामी बन जाए। हाँ हाँ, मगर उसने सदर बनने से इनकार कर दिया। अच्छा, क्योंकि वो अपनी जमात के फैसले की पाबंदी करना चाहता था। वो उसने इनकार कर दिया। तो उसके इनकार के बाद फिर सरदार इब्राहिम के पास ये दोनों शख्सियतें, पिंडी डिवीजन के कमिश्नर और बेगम नसीम शाहनवाज जी जी, ये फिर दोनों सरदार इब्राहिम के पास गए। ये पिंडी के एक होटल में ठहरे हुए थे। रात के 2 बजे इन्हें उन्होंने जगाया जी, और जगाकर इनसे कहा कि हम आपको सदर बना रहे हैं। ये 23 की रात को जी जी, ये फौरन तैयार हो गए जी, उसका एक लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है कि ये क्यों तैयार हो गए और उन्होंने इनकार क्यों किया। जी, मैंने आपको बताया कि चौधरी अमीदुल्लाह साहब जो है वो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखना चाहते थे। जी, वो मौजूदा तकसीम के खिलाफ थे और इस वजह से वो इनकार कर गए। और सरदार इब्राहिम के तैयार हो जाने की वजह ये थी कि पुंछ वाले जो हैं ये पुंछ स्टेट की बहाली चाहते थे। 1925 से पहले ये पुंछ स्टेट अलग होती थी जी, 1925 में महाराजा हरि सिंह ने पुंछ स्टेट की अलहदा हैसियत खत्म कर दी जी, और इसे जम्मू कश्मीर में जम करके मर्ज करके जी, इसे जम्मू सूबा जम्मू के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, जिला पुंछ। ठीक है। तो पुंछ के सियासी लोगों ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। वो पुंछ स्टेट की अलहदगी चाहते थे। जी, पहले तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जाकर रिट की, ठीक है। क्योंकि पुंछ जो है 1925 से पहले ये पंजाब के साथ था जी, नहीं लेकिन वो एक जागीर के हैसियत से नहीं था, अलग स्टेट थी। लेकिन इसका डिफेंस फॉरेन अफेयर्स और करेंसी का इलाज जो है ये पंजाब के साथ था। अच्छा, पुंछ का महाराजा भी अलग था और पुंछ का प्राइम मिनिस्टर भी अलग था। जी, पुंछ वालों ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट की कि महाराजा हरि सिंह को पुंछ स्टेट अलग करने का कोई इख्तियार नहीं, हमारी पुंछ स्टेट बहाल की जाए, खत्म नहीं कर सकता महाराजा हरि सिंह इसे। जी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी रिट मुस्तरद कर दी। उन्होंने ये कहा कि 1846 का जो मुआहदा अमृतसर है, जी जी, जिसकी रूह से ये महाराजा गुलाब सिंह ने ये इलाके 75 लाख रुपया देकर खरीदे हैं। जी, जो इलाके उसने खरीदे हैं उनमें पुंछ भी शामिल है। ठीक है। लिहाजा उसे इख्तियार है, वो चाहे तो इसे अलग रियासत बनाए और चाहे जो जम्मू कश्मीर में मर्ज कर दे। जी, वहाँ से जब पुंछियों की रिट मुस्तरद हो गई तो फिर ये सियासी सतह पर स्ट्रगल करते रहे कि हमारी पुंछ स्टेट बहाल की जाए। जी जी, वो तो जाहिर है उसने बहाल नहीं करनी थी। फिर जब ये ग्लेंसी कमीशन रिपोर्ट आई 1930 के बाद की बात है ये, जी जी, तो ग्लेंसी कमीशन रिपोर्ट में यह था कि लोगों को राइट ऑफ वोट दिया जाए, जी, एक कानून साज असेंबली कायम की जाए, जी, एक अवाम के वोटों से इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। तो जब ये रिपोर्ट आई तो रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम पढ़े लिखे लोगों ने इस रिपोर्ट को वेलकम किया, जी, क्योंकि ये बेहतरी की तरफ एक कदम था। लेकिन पुंछ वालों ने इसकी मुखालफत की। जी, उन्होंने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर नुमाइंदगी नहीं चाहिए। जी, जम्मू कश्मीर के लिए जो प्रपोज्ड असेंबली उसने तजवीज की सर ग्लेंसी ने, उन्होंने कहा कि पुंछ वालों ने कहा कि हमें उसमें नुमाइंदगी नहीं चाहिए, ठीक है। हमारी पुंछ स्टेट अलग बहाल की जाए और पुंछ को सेपरेट कानून साज असेंबली दी जाए। ठीक है। तो ये तो जाहिर है महाराजा ने यहाँ ये बात तो माननी नहीं थी। जी, तो 47 में हुआ ये कि जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और महाराजा हरि सिंह के दरमियान समझौता हो गया था, जी, ये समझौता भोपाल के हुक्मरान ने कराया था। ये जो जुलाई में हुआ था। हाँ, समझौता ये हुआ था कि रियासत आजाद रहेगी और जो महाराजा है वो मलका बरतानिया की तरह बराए नाम बादशाह रहेगा, उसके पास हुकूमत का कोई खास इख्तियार नहीं होगा। सही। और इख्तियार अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों को सौंप दिया गया। ठीक है। अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे सारे अक्सरियत 80% आबादी मुसलमानों की थी। जी, इख्तियार मुसलमानों को ही मिलना था। सही। और
हुआ ये कि 28 मई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर चौधरी हमीदुल्लाह ने जम्मू के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस समझौते की जो खास खास बातें थी वो अखबारात को बता दी। ठीक है, 28 मई को। हाँ, लेकिन पुंछ वालों ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो अपनी पुंछ स्टेट अलग कराना चाहते थे जी। और जो समझौता कराया था भोपाल के हुक्मरान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और महाराजा हरि सिंह के दरमियान, वो समझौता ये था कि 84,471 मरबा मील पर मुश्तमिल पूरी रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये एक वहदत के तौर पर बरकरार रहेगी। ठीक है। तो पुंछियों को चूंकि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर से दिलचस्पी कोई नहीं थी, उनकी दिलचस्पी सिर्फ पुंछ स्टेट तक महदूद थी, वो अपनी पुंछ रियासत अलग करवाना चाहते थे। उन्होंने इस समझौते को जो भोपाल के हुक्मरान ने कराया था इसे मानने से इनकार कर दिया। जब पुंछ वालों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, इन्होंने हथियार उठाए, महाराजा के खिलाफ गड़बड़ शुरू कर दी। गड़बड़ का आगाज रावलाकोट से ही हुआ था और ये हुआ जून में, ऐसा ही है जी। हाँ जी, महाराजा ने इन पुंछियों को समझाने बुझाने के लिए एक फौजी वफद रावलाकोट भेजा था जी। जम्मू से एक ब्रिगेडियर और 2 कर्नल रावलाकोट आए थे। इन्होंने रावलाकोट के सर्कट हाउस में जिला पुंछ की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो अहदेदार थे उनके साथ मुज़ाकरात किए। उन्हें बताया है कि महाराजा सिर्फ मलका बरतानिया की तरफ बराए नाम बादशाह रहना चाहता है और वो इक़्तिदार मुसलमानों के हवाले करने पर तैयार हो गया है। ठीक है। तो अब जबकि वो इक़्तिदार मुसलमानों के हवाले कर रहा है तो अब आपको क्या जरूरत है, अब आप क्यों गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पुंछ स्टेट की बहाली चाहते थे, जम्मू कश्मीर के अंदर ये रहना ही नहीं चाहते थे, लिहाजा इन्होंने उस फौजी वफद की बात मानने से इनकार कर दिया और इन्होंने गड़बड़ की। ठीक है। तो आप इन्हीं पुंछियों को जिम्मेदार ठहराते हैं फिर? जी बिल्कुल। अच्छा, वो तो मैं बता रहा था कि सरदार इब्राहिम साहब फौरन तैयार हो गए सदर बनने के लिए। जी जी। उनका बैकग्राउंड भी यही है क्योंकि ये हिस्सा अलग हो चुका था जी। तो जो कुछ वो चाहते थे पुंछ वाले वो काफी हद तक हो चुका था। सही सही। क्योंकि पुंछ का ज्यादातर हिस्सा तो अलग हो चुका था जी। सिर्फ एक पुंछ सिटी इनको नहीं मिला। ठीक। तो उसके बदले में मीरपुर और मुजफ्फराबाद मिल गया। ठीक। तो इन्होंने सोचा कि हमारी पुंछ रियासत बहाल हो गई है, हम जो चाहते थे वो हो गया है जी। लिहाजा सरदार इब्राहिम साहब फौरन तैयार हो गए सदर बनने के लिए क्योंकि इनकी गेम कामयाब हो चुकी थी सही काफी हद तक। वैसे भी सरदार इब्राहिम साहब जब रजिस्ट्री करके इंग्लैंड से वापस आए थे तो वो अपने आप को जो है ना वो ये समझते थे कि वो पुंछ के महाराजा की जगह लेना चाहते थे। उनकी ये गेम थी। ठीक ठीक। तो उन्होंने सोचा कि मुझे इक़्तिदार मिल रहा है, पुंछ का महाराजा मैं बन रहा हूँ तो ये ठीक है। तो ये तैयार हो गए। तो वो इसलिए तैयार नहीं हुए कि वो तकसीम के खिलाफ थे चौधरी हमीदुल्लाह साहब। बिल्कुल ठीक है। इस तरह ये गवर्नमेंट बन गई। बाद में आप देखें कि गिलगित जब सरदार इब्राहिम साहब ने लिख कर हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिया जी जी, तो वहाँ भी ये कंफ्लिक्ट वहाँ भी वाजे हो गया। ठीक। चौधरी गुलाम अब्बास ने उस मुआहदा कराची पर इख्तिलाफी नोट लिखा हुआ है जी। उन्होंने लिखा है कि मैं बाकी मुआहदे की बाकी बातों से मुझे इत्तेफाक है लेकिन गिलगित वाली बात से इत्तेफाक नहीं है। ठीक। यानी वो नहीं चाहते थे कि गिलगित हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अच्छा, तो यहाँ भी वही कंफ्लिक्ट सामने आया। चौधरी गुलाम अब्बास क्योंकि जम्मू के थे, चौधरी हमीदुल्लाह भी जम्मू के थे। सही। तो जम्मू वाले तकसीम के खिलाफ थे। जम्मू वाले चाहते थे कि सारी रियासत जो 47 वाली है वो कटी रहे। सही। पुंछ वाले पुंछ स्टेट को अलग करना चाहते थे। सरदार इब्राहिम को गिलगित से दिलचस्पी कोई नहीं थी। उन्हें जान चढ़ाई पर दबा करो, जान चढ़ाओ, गले से बुला अलग करो इसको। अच्छा अच्छा, ऐसा है प्रोफेसर साहब कि अभी ये 8 बजे हमारा ये ख़त्म होने वाला है तो ऑलरेडी हमने काफ़ी बातें डिस्कस की हैं, आपने भी रोशनी डाली है तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर इंशाल्लाह 22 तारीख को फिर आपको इंशाल्लाह तकलीफ़ देंगे जब हम कबायली हमले के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी जी। सॉरी। तो यही 4 अक्टूबर मौजूदा। अच्छा, आप कोई बात करें? सॉरी प्लीज प्लीज। वही 4 अक्टूबर को फिर 24 अक्टूबर को उनको 2-3 चीजें आपके जा रही है। आप बैठो देखो बात
जी जी प्रॉब्लम ये है कि जो 4 अक्टूबर और 24 अक्टूबर क्यों बना ना, ये आपका पूछना है। बिल्कुल ऐसा ही। एक तो यह है कि गुलाम नबी गलकार चूँकि कादियानी था, एक प्रकाश थी, ये एक अनाप था, ये एक नाराज़गी या इस तरह की एक दुश्मनी इधर मौजूद थी। एक तो ये बात है। दूसरी बात है चूँकि तहरीक पुंछ से चली, जी जैसे कि ये नज़ीर जो और पुंछ साथ है, बाकी लोग तो शामिल हुए ना उसमें, पुंछ से चली और पूरी जो कुव्वत जो तहरीक की वो पुंछ में थी। और सरदार इब्राहिम साहब क्योंकि उसके बिला क्या कहते हैं रोक और टोक उसके सरबराह थे, और फिर वो MLA भी थे उस वक्त, और रियासत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी थे, पढ़े लिखे आदमी थे वो, सही उस वक्त के लिहाज से पहले बैरकला थे ना वो, ठीक है। तो इस लिहाज से ये वजह बनी थी कि चूँकि वो गिरफ्तार भी हो गए जाके, वो क्या कहते हैं अनवर साहब, वो 16 अक्टूबर को गिरफ्तार भी हो गए, ठीक है। तो इस लिहाज से ये जरूरी था कि चूँकि लोग यहाँ के हैं, ये कैसे मान लिया जाता कि पुरुष के लोगों के ऊपर एक संवेदन का एक आदमी और वो भी गैर मुस्लिम उसको हुक्मरान बना के बैठाता, ये बात थोड़ी सी सोचने वाली है। मेरे नज़र से ये बात थी उसको एक बात तो ये होगी। तो 2-3 चीज़ें क्लियर करा जाए, 2-3 चीज़ें। एक तो मैं ये क्योंकि सलीम साहब चले गए, उन्होंने जैसे फरमाया ना कि महाराजा उस वक्त परेशान था, उसे पोजीशन क्लियर नहीं की थी। महाराजा ने अपनी पोजीशन 14 अगस्त को क्लियर कर दी थी। 14 अगस्त 1947 को उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करके उसने पोजीशन वाज़ा कर दी थी। इसलिए ये बात के लिए दुरुस्त नहीं है कानूनी तौर पर, तारीखी लिहाज से कि हम कहेंगे कि वो उस वक्त कोई फैसला नहीं किया, फैसला उसने 14 अगस्त 1947 को वो मायदा वो कर दिया। एक बात। दूसरी बात जो वो ये है कि सरदार इब्राहिम साहब के बारे से जिस तरह आम बात ये भाई साहब ने 2-3 दफ़ा कहा कि यूएनओ के अंदर उनकी नुमाइंदगी थी। सरदार इब्राहिम साहब पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से यूएनओ में गए, शेख अब्दुल्ला साहब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यूएनओ में गए, लेकिन हुआ ये कि सरदार इब्राहिम साहब ने कभी यूएनओ के उस फोरम के ऊपर बात नहीं की। नहीं हाजिर भी लगाई उन्होंने। हुआ ये कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ये चूंकि बदमाशियाँ की, ये डिबेट आप रखे ना 15-20 घंटे तब जाके बात बढ़े। हुआ ये कि शेख अब्दुल्ला ने तो की नुमाइंदगी इंडिया की तरफ से हुआ, जो उसने जो बोला था उनका नुमाइंदगी। जब इनके नुमाइंदगी की बात आई तो ये सलमान तासीर का बाप था, क्या नाम आपने बताया, मोहम्मद दिन तासीर। ये चूंकि कश्मीरी खानदान ना पिछले 2-3 साल पहले, तो ये तकरीर के लिए मोहम्मद दिन तासीर जो है ना वहाँ यानी स्टेज पे चढ़ा सरदार इब्राहिम के नाम से। तो उस वक्त शेख अब्दुल्ला ने कहा कि ये मोहम्मद दिन तासीर है, ये सरदार इब्राहिम नहीं है, चूँकि वो तो उनको जानता था। क्योंकि मोहम्मद दिन तासीर और एक और इसका चमचा था, इन्होंने धमकी दी थी शेख अब्दुल्ला को, अगर तुम्हें लाख नहीं करोगे पास हम तुम्हारे साथ मुनाशर करेंगे। ये ऑन द रिकॉर्ड ये बात। उसने कहा कि ये तो मोहम्मद दिन तासीर है, ये किसी सरदार इब्राहिम है। सरदार इब्राहिम साहब सोए हुए थे होटल में, और फिर बाहर आके सरदार इब्राहिम के नाम पे भी तकरीर उसी ने की मसला कश्मीर पर, यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तकरीर नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। और सरदार इब्राहिम को पता चला तो ये वैसे भी शरीफ आदमी थे, इनको कोई ये चला नहीं, तो ये वहाँ से फिर वापस आ गए। तो इसलिए जो है ना यानी मैं ये 2 बातें क्लियर करना चाह रहा था। तीसरी जो बात है इस तरह नज़ीर साहब का साहब का जो बयान है कि पोस्ट स्टेट की बात है, देखे ना अपना ख्याल पेश करना, उन्होंने काफ़ी जो अपनी बात है वो इसी के ऊपर उन्होंने यानी ख्याल पेश करना और बात है। ख्याल से तो तारीखें नहीं बनती या ना हालात ये बनते हैं, ठीक है। कोई जो हम बात कर रहे हैं उसके पीछे कोई तारीखी बैकग्राउंड तो होती है, कोई ना कोई। कहीं से भी कोई ऐसा एक लफ्ज़ नहीं आया कि किसी आदमी ने पोस्ट स्टेट की बात की हो 1947 में, 1936 ये 1925 में नहीं हुई थी, वो 1936 में हुई थी, ठीक है। वो जागीर थी, वो कोई अलग मुल्क नहीं, रियासत नहीं थी। वो महाराजा गुलाब सिंह ने वो अपने भतीजे को कोटली और वो पुंछ दोनों दिए थे, वो क्या कहते हैं ईसा, तो कोटली वाला ने नहीं ऑन किया, तो पुंछ वाले ने ऑन कर लिया। वो भतीजा था उसका, सका भतीजा था, सचिन सिंह का बेटा था, ये ध्यान सिंह का था, मुझे याद नहीं, चलो ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब 1936 में वो जम हो गई, 1934 में जब जम हो गई, तो उसी के बाद फिर सिलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया था। और 1934 से लेकर 1947 तक, उसके बाद भी 1-2 साल तक कहीं कोई एक लफ्ज़ रिकॉर्ड पर नहीं है
कि जो है ना जी कि कहीं से कोई स्टेट की बात किसी ने की हो। सही है। ये जो इन्हें रावलकोट का वाकया सुना ठीक है है। ये ऐसा नहीं हुआ। मैं गुजारिश करता हूं, ये कहीं- 47 का है। ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैं पूर्ण स्टेट की बात कर रहा जी हूँ जी कि पूर्ण स्टेट की कहीं बात चली हो, ये बात कतई तौर पर कहीं रिकॉर्ड से साबित नहीं है। अपना ख्याल पेश करना किसी जाती रात में, किसी जाती नलश में, किसी जाती इख्तलाफ में, तो मेरे ख्याल में ये और बात है, तारीख की इसका मतलब नहीं नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में ऐसा कोई रिट पेश नहीं हुआ। किसके स्टेट के हवाले से वो पुंछियों ने वो इन्होंने थोड़ा, वो तो महाराजा का वो नुमाइंदा वहाँ गया था जी, वो 34 के बाद उसको आप आइंदा पर छोड़े, उसको उस पर डिस्कस नहीं करते तो लंबी हो जाएगी बात। ठीक। वो उन्होंने की रिट थी, खारिज हो गई वो इन्होंने की इसी नहीं, वजह से खारिज हुई। वो तो महाराजा ने उसको हमारे साथ शामिल, वो तुमने की नहीं थी, वो इन पुरुष ने काम की थी। ये तो फिर और तो इसमें मैं नहीं जाना चाहता, ये और बात है। अच्छा, तो यह ठीक है, ये तीसरी बात जो मैं ये करना चाहता था कि ऐसी कोई मान रही है या अपना ख्याल पेश कर रहे हैं, और अगर इनका ख्याल मान लिया जाए तो क्या थोड़ा बात भी पुरुष का हिस्सा था, नीलम या ये भीमबर नहीं था ना। जी जी ये चूंकि डोमिनेट कबीला था, ये छाया हुआ था, ये इनका असर था। ये तहरीक भी इन्होंने ही अंग्रेजों के वो जिसकी थे। तहरीक इन्होंने की थी, जिसको ये तहरीक कहते हैं, जिसको मैं गद्दारी कहता हूँ, मैं तो दो टोक कहता हूँ, सही है, दुरुस्त है। मैं अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकता हूँ 10-15 घंटे इस पर, ठीक है। तो उस लिहाज से जो है ना, यानी ये चूँकि, और फिर पुंछ वालों के जो पूरा पुंछ है, इनके 200-400 साल से लिंक्स हैं ये पिंडी के साथ, ठीक है। यानी ये आज की बात नहीं है, ठीक है। तो उस लिहाज से जो है ना, यानी ये इसको इसलिए बनाया था, ये पढ़ा लिखा आदमी था, बरादरी भी इसी थी, खानदान भी इसी था, और फुटिंग भी इन्हीं की थी, ठीक है। खान का दो खान अब्दुल कयूम खान भी चूँकि पठान था, ये भी बेसिकली पठान नस्ल है, इस लिहाज से ये भी एक लिंक था, और भी बहुत सारे लिंक थे, लेकिन स्टेट की कहीं कोई बात नहीं थी। अच्छा बस ये मेरा बिल्कुल सही। लास्ट चौधरी साहब आए हैं। मुख्तसर। तो चलो ये थोड़ा सा 5 मिनट आप 4 अक्टूबर के हवाले से जो आपकी व्यूज़ हैं, उसका बैकग्राउंड, 4 अक्टूबर की क्या सिग्निफिकेंस है, फिर उसके बाद फिर हमने उसके बाद ये 4 और 24 का थोड़ा सा कंपैरिजन किया कि अगर एक मरतबा ऐलान हुआ, फिर 24 को क्यों उसको रीऑर्गेनाइजेशन के उन्वान पे क्यों ये हुआ, फिर इसकी कुछ इम्प्लिकेशंस आज के जो मौजूदा हालात हैं। देखिए सारे आपके जो एजेंडा है इससे बहुत लेट में पहुँच जाऊँ, मुझे ये नहीं है अंदाज़ा कि आपके दरमियान जो डिबेट हुई है नहीं, एजेंडा यही है 4 नहीं, अक्टूबर। उसमें जो आपकी तरफ से बात आई है, सबकी तरफ से वो, चूँकि मैंने सारी सुनी नहीं है, ठीक है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, उनका तो लास्ट में जो मैंने बातें सुनी सब उनकी आता है जी या फिर वो इंटरव्यू चल रहा था तो वो तो उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ था पुंछ के ऊपर, जो है पुंछ का जो रोल है या पुंछ का उस वक्त की सिचुएशन के अंदर पुंछ के हवाले से जो टेंडेंसी या साइकी क्या थी, या उस वक्त ये उन्होंने अब्दुल साहब ने दुरुस्त फरमाया कि वो कोई इस तरह की हिस्ट्री का पार्ट ऑफ हिस्ट्री नहीं है जो उन्होंने बातें कही हैं। कुछ लोगों की लोकल पर्सनल किसी तरह की ग्रेवेंसीज होते हैं, जैसे मैं लास्ट में था वहाँ लंदन में, तो एक बात वो पुंछ के वाले से ज़रा मैं उसको, वो एक बुक थी मेरे पास, किसी ने मुझे दी, दाऊद साहब ने, उसमें था वो पुंछी खान। तो वो जब मैंने पढ़े तो मैंने कहा भाई ये पुंछी खान तो कहीं नहीं है, ये तो इनको पहाड़ी खान आप कह सकते हैं, या हमारा लोकल डायलैक्ट जो है उसके अंदर है। और ये जो इसके ऊपर जो किताब के ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने उनके करेक्शन की कि ये इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह, इस तरह, वो मेरे पास आज भी पड़ी है। तो बेसिकली जो 4 अक्टूबर 24 का जो कन्फ्लिक्ट जो इशू है, जो इसके दरमियान जो मैं समझता हूँ जो मेन बात ये है कि उस वक्त को जब हम उस वक्त की गिवन सिचुएशन को देखते हैं, उस वक्त की जो हालात थे, जिस तरह से मूवमेंट चली, यानी 47 से बैकग्राउंड में अगर पीछे जितना पीछे जाएंगे 1832 में जो जो उस सॉरी जी हाँ शहर ना मुजफ्फराबाद नहीं जैसे खैरियत है ना।